हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एयर। साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी यानी चक्रवात, प्रकृति का प्रकोप। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइक्लोन क्या है। निम्न वायुमंडलीय दाब के चारों ओर वायु की तेज आंधी को साइक्लोन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो केंद्र में कम दबाव के साथ उसके चारों ओर गोल घूमने वाले तेज तूफान को साइक्लोन कहते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन्स का खतरा बना रहता है। 17 to 18 अक्टूबर 1999 को स्टेट की 5 डिस्ट्रिक्ट्स में साइक्लोन आया। इसके बाद 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य सुपर साइक्लोन आया जिसने राज्य के एक बहुत बड़े भाग में तबाही मचाई। नुकसान मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स की वजह से हुआ। फर्स्ट, विंड वेलोसिटी यानी हवा की गति, सेकंड, रेन यानी बारिश, एंड थर्ड इज टाइडल सर्ज। Tidal surge is a coastal flood or tsunami-like phenomenon of rising water commonly associated with low-pressure weather systems such as cyclones. 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाली हवा 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। इतनी स्पीड से चलने वाली हवाओं ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक इंडस्ट्रियल शेड्स यानी औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। पावर सप्लाई और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। साइक्लोन की वजह से लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। साइक्लोनिक विंड्स की वजह से उठी टाइडल वेव्स स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और इस वजह से तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची टाइडल वेव्स आ गई, जिस वजह से तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के पास थाईलैंड की खाड़ी में डिप्रेशन की वजह से साइक्लोन उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ा। प्रचंड होकर यह सुपर साइक्लोन में बदल गया और इस सुपर साइक्लोन ने 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस सुपर साइक्लोन ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों के साथ साथ ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत सारे पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों और फलों की खड़ी फसलों का बहुत नुकसान हुआ। टाइडल सर्ज की वजह से बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड इनफर्टाइल हो गई। साल, टीक और बैम्बू के बगीचों के बड़े हिस्से गायब हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। अब हम जानेंगे मॉइस्चर के बारे में। जब पानी पृथ्वी और विभिन्न वाटर बॉडीज से इवेपोरेट होता है तो वह वाटर वेपर बन जाता है। हवा में किसी भी समय वाटर वेपर की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब हवा में वाटर वेपर की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उसे हम ह्यूमिड डे यानी नमी वाला दिन कहते हैं। उस दिन हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है, हवा की वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार हवा और अधिक मॉइस्चर वाली हो जाती है। जिस दिन हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है, उस दिन कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और इस वजह से हम बहुत असहज महसूस करते हैं। जब वाटर वेपर ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में मौजूद वाटर वेपर को पानी में बदल दिया जाता है। वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की बूंदों का निर्माण करता है। बादल इन पानी की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब पानी की ये बूंदें इतनी हैवी हो जाती हैं कि हवा में तैर ना सके, तब ये प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाती हैं। Precipitation means the moisture produced by the condensation of water vapor in the atmosphere which gets accumulated in the clouds
and falls on the earth in the form of rain, snow, hail, dew, etc. यानी वायुमंडल में वाटर वेपर के कंडेंसेशन से उत्पन्न नमी जो बादलों में इकट्ठी होकर वर्षा, ओले, ओस आदि के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, प्रेसिपिटेशन कहलाती है। आपने कभी न कभी ये जरूर देखा होगा कि आकाश में उड़ रहे जेट प्लेन्स अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ जाते हैं। यह ट्रेल एक्चुअली प्लेन के इंजन से निकला मॉइस्चर होता है। इंजन से निकला मॉइस्चर ठंडा होकर कंडेंस हो जाता है और अगर विंड की मूवमेंट नहीं होती तो ये कंडेंस मॉइस्चर कुछ देर तक ट्रेल के रूप में हमें दिखाई देता है। पृथ्वी पर वाटर के रूप में गिरने वाला प्रेसिपिटेशन रेन कहलाता है। ज्यादातर ग्राउंड वाटर रेन वाटर से ही आता है। पौधे पानी को संरक्षित करने में मदद करते हैं। जब हिल साइड्स पर लगे ट्रीज काटे जाते हैं तो बारिश का पानी बेयर माउंटेन्स से नीचे बहता है और इस वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। बारिश के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, समुद्र से और अन्य वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर गया, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर ठंडा होकर कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बने एंड व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर दे कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। यानी जब क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर सके तो वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश के रूप में नीचे आ गई, इसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मॉइस्चर वाली हवाओं की दिशा में जब माउंटेन्स आ जाते हैं तो हवाएं पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा करती हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं चारों ओर से लो प्रेशर एरिया की ओर आती हैं। पृथ्वी की मूवमेंट की वजह से ये हवाएं गोलाई में घूमती हैं। ऐसी हवाओं को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन में बीच की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा करती हैं। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बारिश बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पृथ्वी को फ्रेश वाटर मिलता है। यदि बारिश कम हो तो पानी की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है, पर अगर बारिश अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं प्रेसिपिटेशन के अन्य रूप स्नो, स्लीट और हेल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.